डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबों का इस नए वीडियो में। मुझे आशा है कि आप सभी अपने इंटरव्यू का काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपको मेरे लास्ट वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा ताकि आप अपने इंटरव्यू का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। आपके जो लास्ट वीडियोस में कमेंट्स मैंने देखे उनमें से कई कमेंट्स मुझे ऐसे लगे, वैसे तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये कोशिश किया था कि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड सारी जानकारियां दे सकूं, लेकिन फिर भी जो पिछले वीडियो का कमेंट था उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में फर्दर और जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए या थोड़ी गहराई में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए जो है मैंने उन चीज़ों को इकट्ठा किया और उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू मुझे लगा वो ये है कि एनओसी क्या होता है और कैसे हम लोग एनओसी को सबमिट करेंगे। तो एनओसी के बारे में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अपने क्वेश्चंस किए हैं और उन्होंने जानकारियां चाही हैं। चूंकि एनओसी एक डॉक्यूमेंट है जिसको लेने में काफ़ी टाइम लगता है, एक प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसेस के बाद वो एनओसी की डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मिलती है। तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा, इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊं ताकि आप जो है जल्दी से उस चीज़ के लिए, अगर आप पे एप्लीकेबल है तो आप उस चीज़ के प्रोसेस में लग जाएं। बाकी अदर भी आपके इश्यूज हैं जिनको मैं एक एक करके आगे डिस्कस करूंगा आगे के वीडियोस में। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प कर सकूं। मुझे चूँकि इनमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि मैं आपका हेल्प कर पाऊँगा। तो आज के वीडियो में जो कि कम्प्लीटली एनओसी के इशू से रिलेटेड जानकारी पे बेस्ड है, इसमें हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि एनओसी क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि एनओसी किन लोगों के लिए ज़रूरी है या किन एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है। फिर आगे डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये एनओसी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, या पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि एनओसी अगर हम लोग नहीं जमा कर पाए तो क्या होगा। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर, और अगर फर्दर कुछ और जानकारी होगी तो हम लोग लास्ट में उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एनओसी क्या है। तो एनओसी एक डॉक्यूमेंट है, जैसे आप 10th का 12th का आय, जाति, आवास, ये सब आप डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, वैसे ही एनओसी भी एक डॉक्यूमेंट है जिसका फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। इस डॉक्यूमेंट से एक जॉब करने वाले एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर यह स्पष्ट करता है कि आपके किसी इंटरव्यू में, फ्यूचर में किसी भी इंटरव्यू में जाने के लिए या उस इंटरव्यू में जाने के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो सिलेक्शन के बाद आपको फर्दर उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने से उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि प्रायर ऑर्गेनाइजेशन है यानी वर्तमान का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई भी आपत्ति नहीं है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो इन बातों को स्पष्ट करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दैट इज एनओसी कहते हैं। तो ये एनओसी अब किन के लिए जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। आप सभी जो बीपीएससी एई के थ्रू जो जॉब ज्वाइन करने वाले हैं या जो आपका एम्प्लॉयमेंट होगा वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगा, और हम सभी जानते हैं कि सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। आइदर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पीएसयू हो। तो ये सारे गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरप्राइज है। तो इनमें जो भी एम्प्लॉय काम करेंगे उनको एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए अपने प्रायर एम्प्लॉय से या प्रायर ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम द सेम फैमिली। तो ये उन एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल होगा जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, इधर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है या किसी पीएसयू में जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की हो उसमें जॉब कर रहे हैं।
और साथ में एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो एम्प्लॉय परमानेंट नेचर के होने चाहिए, यानी उनका जो एम्प्लॉयमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या गेस्ट के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए और एक एग्रीमेंट के आधार पे कुछ दिनों के लिए जो है उनकी नियोजन की जाती है। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशंस के मेन पार्ट नहीं होते हैं, या मेन वर्किंग बॉडी जो है वो नहीं होते हैं, वो एक्सटर्नल एजेंसी की तरह सपोर्ट करने के लिए वहां पे मौजूद होते हैं एक डेफिनेट टर्म के लिए। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो कॉन्ट्रैक्ट में हो उन पे एनओसी शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, और ऐसे एम्प्लॉयज को एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ऐसा मेंशन है उनके ज्वाइनिंग के समय कि उन्हें कहीं भी जाने से पहले परमिशन लेना होगा, तो फिर उनके लिए भी एनओसी एप्लीकेबल होगा, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि एनओसी उन एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है बीपीएससी एई के इंटरव्यू के टाइम में जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये एनओसी सबमिट करना जरूरी है या नहीं है। तो इसके क्लियर कट आंसर देना पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी अभी इंटरव्यू की जो नोटिफिकेशन आएगी या इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो जारी होगा, तो उसमें कुछ आपको डायरेक्शंस दिए जाएंगे, उसमें ये चीज क्लियर होगा। लेकिन जहाँ तक पहले की बात है 2011 वाला जो एडवर्टाइजमेंट आया था, तो उसके इंटरव्यू से रिलेटेड नोटिफिकेशन में, जिसको मैं अभी अगले स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो देखिए इस स्क्रीन में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये 2011 का नोटिफिकेशन है जो इंटरव्यू से रिलेटेड, उसके शेड्यूल से रिलेटेड है। इसमें एक पॉइंट क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उनको एनओसी अपना लेके आना है इंटरव्यू के समय। साथ में मैं एक और कॉल लेटर दिखाऊंगा जो कि अभी लास्ट ईयर 2020 में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू हुआ था, तो उसके कॉल लेटर में कहीं भी मेंशन नहीं था, लेकिन वहां पे डिमांड किया जा रहा था, जैसा कि मुझे सुनने में आया है। तो बेहतर है कि इवन एनओसी के बारे में मेंशन नहीं किया जाए आपके कॉल लेटर में, लेकिन फिर भी आप एनओसी तैयार कर लें, बिकॉज इट विल हेल्प यू व्हेन यू गेट सेलेक्टेड आफ्टर इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बाद जब आप ज्वाइन करना चाहेंगे फर्दर एई के रूप में, तो वहाँ ये एनओसी जो है आपको रिलीव कराने में हेल्प करेगी। तो इट्स बेटर टू गो विद द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द एनओसी। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि ये डिपेंड करेगा हमारे नोटिफिकेशन पे। इवन इफ नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं भी रहता तो भी आप ये प्रोसेस करें, ताकि आपको फर्दर आगे सहूलियत हो डिसीजंस लेने में। और कई बीपीएससी के ज्यादातर जो इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पे ये चीज डिमांड किए जाते हैं। तो आप सेफ्टी अपने हाथ में रखें, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको फर्दर इंटरव्यू में नहीं जाने दिया होगा। तो बेहतर है कि बी सिक्योर एंड बी सेफ। तो अब आगे हम बात करेंगे कि अगर कि एनओसी ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एनओसी कैसे इशू करती है। तो कुछ टर्म कंडीशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे कि अगर मान लीजिए एक पहला कंडीशन ये है कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहां पे आपके काम करने के दौरान ये वैकेंसी आई और आपने उस एडवर्टीजमेंट के रिस्पेक्ट में ये फॉर्म अप्लाई किया, तो उस समय चूंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये इन्फॉर्म करना होगा कि मैं ये फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। और अगर आप उसकी सूचना अपने करंट एम्प्लॉयर को देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यू हैव इंटीमेटेड अबाउट दिस फॉर्म कि आपने उसको अप्लाई किया है। तो आपको उस टाइम एक एप्लीकेशन देना होता है कि मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ, इसकी वैकेंसी आई है और मैं यहाँ पे जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इसकी सूचना आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप काम करते समय
किसी भी अगर वैकेंसी को अप्लाई करते हैं या किसी एडवर्टीजमेंट के रिस्पेक्ट में अप्लाई करते हैं और उसकी सूचना आपने पहले से दे रखी होती है, तो उसका एनओसी मिलना काफी इजी हो जाता है। बिकॉज आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है ये एनओसी लेते हैं, क्योंकि आपने पहले से सही तरीके से जो है अपनी सूचना उस एम्प्लॉयर को दी है या उस ऑर्गेनाइजेशन को दी है। तो उस केस में आपका एनओसी जो है, जब इंटरव्यू देने जाना होगा आपको, तो इंटरव्यू से पहले सफिशिएंट टाइम पहले आप जो है वहाँ पे अपना एक एप्लीकेशन देंगे कि मैंने पहले ये इंफॉर्मेशन दिया था कि मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन मेंस में हो गया है और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। अब मैं इंटरव्यू देने के लिए इच्छुक हूँ और मुझे जो है फर्दर मेरा सिलेक्शन होगा तो वहाँ भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ या ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे जो है एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तो इसके आधार पे जो है आपके एप्लीकेशन के आधार पे आपको एनओसी इशू कर दिया जाता है। दूसरी केस ये बनती है कि आपने जॉब ज्वाइन किया और उससे पहले की ये वैकेंसी आई है या जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके जॉब ज्वाइन करने से पहले की डेट की है, तो डेफिनेटली आप उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म नहीं किए होंगे क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, उस समय आप इंडिपेंडेंट थे। तो ऐसे केस में चूंकि जब आपके ज्वाइनिंग से पहले की ये फॉर्म है, तो आपको अब सिलेक्शन होने के बाद या इंटरव्यू में जाने की जब आपको सूचना मिलती है तो उस समय आप इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पे मैंने ये फॉर्म भरा था अपनी ज्वाइनिंग से पहले, और उसका जो एडवर्टीजमेंट का नोटिस है वो सारा आप वहाँ पे अटैच कर दें कि ये नोटिस पहले आई थी और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया है और मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं यहाँ इंटरव्यू देने जाना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दिया जाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तो फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको एनओसी इशू करेगी। अब उसके बाद एक और चीज होता है, कुछ पीएसयूज होते हैं जिनमें बॉन्ड होता है। अगर आप बॉन्ड पीरियड में एनओसी मांगते हैं, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया है पहले से, और अब अगर आपका बॉन्ड पीरियड खत्म हो गया है तो कंपनी आपको आराम से एनओसी दे देगी, जो पीएसयू है। अगर आप बॉन्ड पीरियड में एनओसी मांगते हैं तो आपको जॉब छोड़ते समय उतना बॉन्ड भरना होगा, जितने रुपए का बॉन्ड आपने भरा होगा उतने रुपए का बॉन्ड आपको भरने के बाद वो एनओसी मिल जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होती है एनओसी इशू करने की पीएसयू के द्वारा। तो आप अगर आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी चीज एप्लीकेबल है, आप उसके आधार पे एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फर्दर अब एक और क्राइटेरिया है एनओसी देने का। एनओसी आपका जो एम्प्लॉयर है वो कब आपको इशू करेगा, तो ये क्राइटेरिया तभी फुलफिल होगी या तभी आपको एनओसी इशू किया जाएगा जब आप प्रेजेंट पोजीशन से हायर पोजीशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं। यानी आप अगर बीपीएससी एई ज्वाइन करना चाहते हैं और आप किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उससे लोअर पोस्ट पे या उससे लोअर रैंक पे अगर आप अपना डिजिग्नेशन हेल्ड कर रहे हैं, तो लोअर से हायर जाने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको एनओसी इशू आराम से करेगी। बिकॉज आपका ये अधिकार है कि आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करें और आपको हायर पोजीशन मिले, और आपको हायर पोजीशन पे ज्वाइन करने से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रोक सकती है। तो ये आपका राइट है। अगर आपको कोई एनओसी नहीं देता है तो यू कैन यूज द लीगल एस्पेक्ट्स आल्सो, और लीगल टर्म्स में आप जो है ये अपना जो अधिकार है उसको आप ले सकते हैं। एनओसी अगर कोई कंपनी नहीं देती है तो आप डेफिनेटली वहां से ले सकते हैं उनसे, क्योंकि ये आपका हक है, लीगली आप ले सकते हैं। तो चूंकि सबके पास ये सबको अपने करियर एनहांसमेंट की अपॉर्चुनिटी है और सबका अधिकार है कि वो अपना करियर को एनहांस करें। तो इसलिए अब ये ध्यान देना होगा कि अगर आप हायर पोजीशन पे प्रेजेंटली हैं और लोअर पोजीशन पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा। एंड डोंट ट्राई टू गेट एनओसी बिकॉज यू विल नॉट गेट। तो इसलिए अगर आप हायर पोजीशन पे हैं लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप अपने जॉब का मेंशन नहीं करें कि आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आपको रिजाइन देके वहाँ से यहाँ ज्वाइन करना होगा। तो उसको मेंशन नहीं करना बेहतर है, अदरवाइज आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी
लास्ट में ये सवाल उठता है कि अगर एनओसी हम लोग जमा नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो चूंकि ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आप काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उसको मेंशन करते हैं तो आपको एनओसी जमा करना ही होगा। और अगर आप मेंशन करते हैं और एनओसी नहीं जमा करते हैं तो आपको फर्दर इंटरव्यू में नहीं जाने दिया जाएगा। अब फर्दर ये क्वेश्चन है कि अगर एनओसी नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसे केस में अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको ये करना होगा कि आप जब एनओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेहतर है कि आप समय से पहले ही, यानी जितनी जल्दी हो सके एनओसी के लिए अप्लाई कर दें। और अगर आपके इंटरव्यू के डेट तक एनओसी इशू नहीं हो पाती है, आप प्रयास करें कि वो एनओसी इशू हो जाए, आप उसके लिए मेहनत करें। लेकिन अगर वो एनओसी इशू नहीं हो पाती है तो जो एप्लीकेशन आपने एनओसी लेने के लिए दिया है उस एप्लीकेशन का रिसीविंग आप अपने पास रखें और उस रिसीविंग की कॉपी एटलीस्ट लेके जाए वहां पे, और इंटरव्यू के दौरान आप ये दिखा दें कि मैंने इस डेट को अप्लाई किया हुआ है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैंने सूचना दे दी है, और जब मेरी ज्वाइनिंग होगी या फर्दर जब भी एनओसी आ जाएगा तो मैं यहाँ पे सबमिट कर पाऊंगा। तो शायद वो लोग इस चीज को कंसिडर कर लेंगे, बिकॉज it takes some time to issue NOC by any government organization। तो हालांकि अगर आप कुछ भी जमा नहीं करते हैं और अपने जॉब को वहां पे मेंशन करते हैं तो ऐसे केस में आपको एनओसी के बगैर इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये बेहतर है कि आप एनओसी के लिए प्रोसेस करें और उस चीज को इंटरव्यू से पहले जो है वो हर हाल में लेके आए। तो मुझे लगता है कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो इनसे मिल गई होंगी और आप अपना डिसीजन जो है इसके आधार से ले सकते हैं। अब एक और इशू है कि क्या मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूं तो मुझे एनओसी देना होगा या नहीं देना होगा। तो चूंकि प्राइवेट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट नहीं होते हैं, तो अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपको अगर एनओसी मिल जाता है तो आप ले लीजिए, अगर नहीं भी मिल रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रिजाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने जॉब के बारे में मेंशन नहीं करें, या अगर करेंगे भी तो आपसे एनओसी नहीं मांगा जाएगा, बिकॉज यू आर वर्किंग इन ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और आपके जो कॉल लेटर है उसमें ऐसा लिखा रहता है कि अगर आप सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं तो एनओसी की जरूरत होगी। तो प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए एनओसी सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मेंशन करें, आप चाहें तो मेंशन नहीं भी करें। आप अगर मेंशन नहीं भी करते हैं तो इंटरव्यूअर के पूछे जाने पे आप बता सकते हैं कि आप काम कर रहे हैं, बिकॉज इंटरव्यूअर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले सेक्शन से कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आई होप कि आपका एनओसी का जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इन्हीं इंफॉर्मेशंस के साथ मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करूँ। तो इन्हीं इंफॉर्मेशंस के साथ मुझे लगता है कि मैं अपने इस वीडियो को अब फिनिश कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करें और आप सभी सक्सेसफुल हो। अगले वीडियो में मैं जरूर आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा वेट कीजिए। आई होप कि वी विल मीट सून। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।